स्टार्ट हो गया। फर्म का समापन। बच्चों, पहले व्याख्यान में हमने फर्म के समापन के बारे में पढ़ा था कि फर्म का समापन कैसे होता है, किन परिस्थितियों में फर्म का समापन होता है। फर्म के समापन के लिए रियलाइजेशन अकाउंट वसूली खाता तैयार किया जाता है, उसके लिए क्या प्रविष्टियाँ होती हैं उसके बारे में अपनी बात हुई थी। उसी चीज़ को आज मैं व्याख्यान सेकंड में एक क्वेश्चन के माध्यम से अपन बात कर रहे हैं कि वसूली खाता कैसे तैयार किया जाता है। इसके लिए सबसे पहले हम रियलाइजेशन अकाउंट वसूली खाता इसमें सबसे पहले आपको फर्म की संपत्तियों को हस्तांतरित करना होता है। फर्म की संपत्तियां हस्तांतरित की जाती हैं और फर्म की संपत्तियों में आपको यह ध्यान रखना है कैश और बैंक को छोड़ करके सारी संपत्तियां आपके हस्तांतरित की जाएंगी। आज मैं जो एक क्वेश्चन आपको ले रहा हूं आपकी किताब में, राजस्थान बोर्ड की किताब में पेज नंबर 176 पर यह क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, जिसमें फर्म का समापन आपके हुआ है। आप देखेंगे कि पेज नंबर आपके 176 पर क्वेश्चन नंबर जो 5 है, आप देखें इसमें आप देखेंगे कि बैलेंस शीट हमको दी हुई है और बैलेंस शीट जो आपको दी हुई है उसमें आप देख रहे हैं 3 साझेदार दे रखे हैं, राम, रहीम और करीम। राम, रहीम, करीम 3 साझेदार हैं और इनका लाभानी अनुपात आपको दिया हुआ है और आप देख रहे हैं ये लाभानी अनुपात जो है 2:2:1 है। बैलेंस शीट दी हुई है, फर्म का समापन हो गया। तो हम वसूली खाता आपके इस क्वेश्चन में तैयार कर रहे हैं। आप देखेंगे 4 कॉलम बनाएंगे वसूली खाते के लिए, पर्टिकुलर अमाउंट और पर्टिकुलर अमाउंट। शुरुआत के 2 कॉलम डेबिट साइड के लिए हैं, डीआर साइड के डेबिट, और 2 कॉलम आपके क्रेडिट साइड के। जब भी आप वसूली खाता तैयार करेंगे इसमें हमको सबसे पहले वसूली खाते में फर्म की संपत्तियों को हस्तांतरित करना है। आप देखेंगे कैश दिया हुआ है लेकिन हम कैश को ट्रांसफर नहीं करेंगे, लेकिन आप देख रहे हैं डेटर्स, स्टॉक, फिक्सर्स, ये जो संपत्तियां आपको दे रखी हैं इनको हम ट्रांसफर करेंगे। मैंने आपको पहले व्याख्यान में एंट्री समझाई थी, रियलाइजेशन अकाउंट डीआर टू सन्ड्री एसेट्स। तो रियलाइजेशन अकाउंट में डेबिट में संपत्तियां ट्रांसफर करेंगे हम, कैश और बैंक को छोड़ देंगे क्योंकि कैश और बैंक खाता आपके तैयार किया जाएगा। तो टू डेटर्स अकाउंट, डेटर्स के बाद में आप देखें जो संपत्ति हमको दी हुई है और इसमें स्टॉक दे रखा है, स्टॉक लिखेंगे 4000 रुपए, फिक्सर्स एंड अदर एसेट्स लिखी हुई है। तो टू स्टॉक अकाउंट, टू फिक्सर्स एंड अदर एसेट्स। आप देखेंगे इसमें जो स्टॉक की जो अमाउंट आपको दी हुई है, स्टॉक आपके 4000 दिया हुआ है और फिक्सर्स आपके 10,000 दिए। डेट्स में से आप देखेंगे जो प्रोविजन फॉर बैड डेट्स हैं लेस कर रखे हैं, कई बार आपके ये लायबिलिटी साइड में दिए होते हैं। तो डेटर्स में से जो लेस पीबीडी दे रखा है उसको हम ट्रांसफर करेंगे बाय प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। और इसकी जो अमाउंट आपको दी हुई है 600 रुपए दे रखे हैं। दायित्व में मैं देख रहा हूं, आप देखेंगे
कि क्रेडिटर्स 4000 दे रखे हैं, दायित्वों को हस्तांतरित किया जाएगा। दायित्वों को हस्तांतरित करने के लिए मैंने पहले भी आपसे चर्चा की थी कि दायित्वों का क्रेडिट शेष होता है, ट्रांसफर करने के लिए जो हम एंट्री बनाएंगे उसको डेबिट करेंगे। तो क्रेडिटर्स अकाउंट डीआर टू रियलाइजेशन, तो रियलाइजेशन अकाउंट में आप बाई क्रेडिटर्स दिखाएंगे। बाई क्रेडिटर्स अकाउंट, और आप देख रहे हैं ये जो क्रेडिटर्स की जो अमाउंट मेरे को दे रखी है 4000 दे रखी है। आपके दिमाग में बात आ सकती है कि बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में कैपिटल भी शेष दे रखे हैं साझेदारों के, राम, रहीम और करीम इन तीनों के शेष दे रखे हैं। लेकिन जब हम पूंजी खाता तैयार करेंगे तब पूंजी खाता तैयार करते समय इन साझेदारों के पूंजी खातों के बैलेंस को दिखाया जाए। आप देखें इसके बाद में फर्म का जब विघटन हो गया, फर्म का जब समापन हो गया, संपत्तियां बेची जा रही हैं, और संपत्तियां जो बेची जा रही हैं दो तरह से बात हो सकती है। संपत्ति बेचने की बात, संपत्ति अगर नकद बेची जाती है, कैश या बैंक अकाउंट दिया, पैसा आ रहा है हमारे पास, कैश या बैंक अकाउंट दिया टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो रियलाइजेशन अकाउंट में बाय कैश या बैंक अकाउंट। आप क्वेश्चन में देखेंगे कि जो संपत्तियां बेची गई हैं, फिक्सर्स 9000 रुपए में बेचे गए हैं। आप देख रहे हैं स्टॉक 4520 रुपए में बेचा गया है, तो आप इसको दिखाएंगे। फिक्सर्स एंड अदर असेट्स, इसकी जो अमाउंट आपको दी हुई है फिक्सर्स एंड अदर एसेट्स की, आप देखेंगे 9000। स्टॉक जो बेचा गया है, स्टॉक की जो अमाउंट आपको दी हुई है, स्टॉक आप देख रहे हैं 4520 रुपए में बेचा गया है। देनदार, डेटर्स, देनदारों से हमको 1800 रुपए वसूल हुए हैं, तो वो हम दिखाएंगे देनदारों से 1800 रुपए वसूल हुए। ये संपत्तियां थी, देनदार, स्टॉक, फिक्सर्स, पहले हमने इनको ट्रांसफर किया और इन संपत्तियों को बेचा गया है, और बेचा गया, बेचने से हमारे पास रुपए आए हैं। तो कैश अकाउंट डीआर टू रियलाइजेशन, तो रियलाइजेशन में हम बाई कैश लिख करके संपत्तियों की अमाउंट दिखाइए, इनकम टोटल करें। ₹14,320। इसका जो टोटल होगा 15,320 संपत्तियां बेचती। अब तक हमने जो वसूली खाते में जो काम किया है, सबसे पहले चिट्ठी में दी गई संपत्तियों को मैंने ट्रांसफर किया, रियलाइजेशन अकाउंट दिया, टू सन्ड्री एसेट्स, तो टू डेटर्स, टू स्टॉक और टू फिक्सचर्स। क्रेडिटर्स को ट्रांसफर किया दायित्वों के अंतर्गत और पीवीडी को ट्रांसफर किया। इसके बाद ये जो 3 संपत्तियां हमने ट्रांसफर की गई, फर्म का समापन हो रहा है, इसका मतलब आगे व्यापार नहीं होना है, तो संपत्तियां नकद बेचने की बात आपको क्वेश्चन में दे रखी है। तो कैश अकाउंट दिया टू रियलाइजेशन, तो मैंने ये अमाउंट आपको दिखाई है। आपको लिखा हुआ है कि ये जो लेनदार थे, क्रेडिटर्स थे 4000 रुपए के। देखिए आप कितने रुपए के क्रेडिटर्स हमने ट्रांसफर किए थे बच्चों, 4000 के। लेकिन आपको क्वेश्चन में दे रखा है, आप देखेंगे कि लेनदारों को पूर्ण भुगतान में 3800 रुपए ही चुकाए गए। अब दायित्वों का हम भुगतान कर रहे हैं, दायित्वों का भुगतान नकद में किया जा रहा है, पैसा जा रहा है हमारे पास से। तो रियलाइजेशन अकाउंट डीआर टू कैश या बैंक, तो आप देखेंगे एंट्री जो बनेगी रियलाइजेशन अकाउंट डीआर टू कैश या बैंक। तो डेबिट में मैं टू कैश या ऑब्लिक में बैंक अकाउंट, क्रेडिटर्स
लेनदार थे, 3,800 रुपए का भुगतान किया गया रिलायंस में डेबिट में टू कैश या बैंक अकाउंट। आप देख रहे हैं एक चीज और क्वेश्चन में आपको दी हुई है कि कुछ वसूली खर्चे हुए हैं, 120 रुपए के वसूली खर्चे आपके हुए हैं। वसूली खर्चे का तात्पर्य भुगतान करने में कैश गया है हमारे पास से, तो वही रिलेशन अकाउंट या टू कैश या बैंक अकाउंट। तो डेबिट में मैं टू कैश या ऑब्लिक बैंक अकाउंट, ब्रैकेट में रियलाइजेशन एक्सपेंसेज टू कैश या बैंक, ब्रैकेट में रियलाइजेशन एक्सपेंसेज 120 रुपए। ये पूरी प्रक्रिया हमारी हुई। वसूली खाता जो बनाया जाता है, इस खाते को जो बनाने की हम बात कर रहे हैं, ये खाता पर हमने जो तैयार किया है, इस खाते से हमको ये पता लगेगा कि फर्म की संपत्ति बेचने या दायित्वों का भुगतान करने से हमको लाभ हुआ अथवा हानि हुई। इस खाते का क्रेडिट का योग अधिक है डेबिट के योग से, तो लाभ की स्थिति होगी और वो लाभ साझेदारों के खातों में, पूंजी खातों में हस्तांतरित किया जाएगा। यदि इस खाते का डेबिट का योग अधिक आएगा, क्रेडिट का योग कम है, तो वसूली खाता हानि प्रदर्शित करेगा। उस लाभ अथवा हानि को जो इस खाते से प्रदर्शित होगा, उसको हम साझेदारों के खातों में हस्तांतरित करेंगे। आप देखेंगे कि क्रेडिट में 15,320, 4,000 और 600 रुपए, 19,920 रुपए की रकम आई है। डेबिट में मैं देख रहा हूं 10,000, 4 14,000, 2,600, 16,600, 3 19,600, 8 20,400 और 21,520। ये टोटल लोन अपन देखेंगे। दस 4 14,000, 2 16,000, 3 19,000, 19,800, 6 20,400 और 20,520। डेबिट का टोटल जो आपका हो रहा है 20,520 हो रहा है। क्रेडिट का टोटल 19,920 हो रहा है। 600 रुपए का अंतर है। और ये जो 600 रुपए का जो अंतर है, आप देखें डेबिट का टोटल ज्यादा है, हानि की स्थिति है। ये मैंने टोटल किया, आपके डेबिट का टोटल किया 20,520। क्रेडिट का टोटल अधिक है, हानि की स्थिति है। बाय कैपिटल अकाउंट, ब्रैकेट में लॉस। आप क्वेश्चन में देख रहे हैं 3 साझेदार हैं। ये जो 600 रुपए का जो हानि निकल रही है, ये 600 रुपए की हानि 3 व्यक्तियों में बांटी जाएगी। आपको क्वेश्चन में अनुपात दे रखा है, आप देख रहे हैं 2:2:1 में। तो ऐसी स्थिति में हम इस हानि को 3 व्यक्तियों में, राम, रहीम और करीम, इस 600 रुपए की हानि को आप देख रहे हैं क्वेश्चन में 2:2:1। बच्चों ध्यान दें, लाभ हानि का अनुपात आपको क्वेश्चन में 2:2:1 दे रखा है। इस 600 रुपए की हानि को अनुपातों का योग में अगर करूं 5, 2 + 2 + 1 5। 5 में से राम का जो हिस्सा है 2/5 है। 600 रुपए की कुल हानि हुई वसूली खाते से। इस 600 रुपए की हानि को हमको 2:2:1 में बांटना है, तो 600 रुपए का 2/5 हिस्सा, तो 240 रुपए की हानि राम को उठानी पड़ेगी।
रहीम की भी बात में करूं तो वही 2/5 से 2/240 रुपए निकलेंगे, और करीम का जो नुकसान निकलेगा वो 120 रुपए निकलेगा, और टोटल जो भार आपके नुकसान आएगा वो 600 रुपए, और इधर का भी अपना टोटल जो है 20,520 रुपए। आप बहुत आसानी से देखिए, वसूली खाता जो सबसे महत्वपूर्ण है फर्म के समापन में, सबसे पहले क्वेश्चन में आपको यही देखना है, हमेशा संपत्तियों को हस्तांतरित करने की बात करेंगे। हमने 3 संपत्तियां आपकी हस्तांतरित की, डेटर्स, स्टॉक, फिक्सचर्स एंड अदर एसेट्स। इसी तरह आप देखें लेनदारों को मैंने ट्रांसफर कर दिया, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स को ट्रांसफर किया, संपत्तियां बेची गई, तो कैश या बैंक अकाउंट दिया टू रिलेशन, लॉस की स्थिति निकल रही है। ये लॉस जो है 600 रुपए का जो लॉस है 3 व्यक्तियों में मैंने बांट दिया, तो राम का हिस्सा तो उसमें 240 बनता है, रहीम का हिस्सा 240 बनता है, और करीम का हिस्सा भी 120 रुपए बनता है। कौन से खाते की बात पूरी हुई? वसूली खाते की बात, रिलायेशन अकाउंट। रिलायेशन अकाउंट बनाने के बाद आपको कहा जा रहा है कि आवश्यक खाते तैयार कीजिए, तो रिलायेशन अकाउंट के बाद में आपका जो दूसरा खाता बनेगा वो साझेदारों के पूंजी खाते बनेंगे। कौन से खाते बनेंगे? साझेदारों के पूंजी खाते, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पूंजी खाता तैयार किया जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ऐसी स्थिति में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पर्टिकुलर राम, रहीम और करीम, ये तो डेबिट साइड के लिए दिया, पर्टिकुलर राम, रहीम और करीम। ऐसे ही क्रेडिट साइड के लिए आप कॉलम बनाएंगे, राम, रहीम और करीम। ये सीआर साइड के लिए पर्टिकुलर राम, रहीम और करीम। ये क्रेडिट साइड। ऊपर हेडिंग मैंने डाला है साझेदार के पूंजी खाते, अंग्रेजी में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पर्टिकुलर जितने साझेदार हैं, जैसे इस क्वेश्चन में मैं देख रहा हूं 3 साझेदार हैं, राम, रहीम और करीम। ये 4 कॉलम डेबिट साइड के लिए, वही 4 कॉलम आपको क्रेडिट साइड के लिए, पर्टिकुलर राम, रहीम और करीम, ये क्रेडिट साइड के लिए। पूंजी खाता बनाते समय आपको ध्यान रखना है, सबसे पहले पूंजी खातों के शेष लिखने हैं। इसमें क्या लिखना है आपको? पूंजी खाते का शेष दिखाना है। पूंजी खाते का शेष, यदि आपको क्वेश्चन में बैलेंस शीट दी होगी तो पूंजी खाते का शेष, यदि लायबिलिटी साइड में आपके पूंजी खातों के शेष दे रखे हैं, इसका मतलब क्रेडिट शेष है, बाई बैलेंस पीडी करके दिखाया जाएगा। आप देख रहे हैं जो बैलेंस शीट आपको क्वेश्चन में दी हुई है, राम, रहीम और करीम का जो शेष दे रखे हैं 10,000, 4,000 और 2,000 लायबिलिटी में दे रखे हैं, इसका मतलब बाई बैलेंस पीडी, बाई बैलेंस पीडी। 10,000 राम का जो शेष है, 4,000 और 2,000। तीनों साझेदारों के पूंजी खाते के शेष, बच्चों आप देखिए, ध्यान दीजिए। आप देखिए बैलेंस शीट में आप देख रहे हैं कि बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में तीनों साझेदारों के पूंजी खाते का शेष दे रखा है, इसका मतलब क्रेडिट शेष है,
और क्रेडिट शेष है, इसलिए मैंने सीआर साइड में ही बाई बैलेंस शीट लिखा है। 10,000, 4,000 और 2,000। यदि करीब का शेष लायबिलिटीज में ना दे करके असेट्स में दिया होता क्वेश्चन में, तो हम उसको टू बैलेंस बीडी 2,000 दिखाते हैं। संपत्ति साइड में बैलेंस दे रखा है, इसका मतलब ये माना जाएगा कि वो डेबिट शेष है, और डेबिट शेष है तो मैं टू बैलेंस बीडी लिखूंगा। पूंजी खातों के शेष लिखने, पूंजी खातों के शेष लिखने के बाद आपको ये देखना होगा कि बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड, P&L अकाउंट जो कि अवितरित लाभ होते हैं, अगर वो दे रखे होते हैं तो वो साझेदारों के खातों में वो पैसा जमा करना होता है हमको। तो ऐसी स्थिति में आप देखेंगे कि क्वेश्चन में कहीं पर भी कोई लाभ, अवितरित लाभ आपको नहीं दे रखे, ना जनरल रिजर्व है, ना रिजर्व फंड है, P&L है, तो कोई भी चीज आपके अवितरित लाभ में नहीं दे रखी। आपने रिलायेशन अकाउंट बनाया था अभी थोड़ी देर पहले, उसमें हमने देखा था कि वसूली खाते से हानि की स्थिति निकली थी, और हानि हुई तो हानि के लिए पूंजी खाते आपके डेबिट किए गए थे। एंट्री जो बनाई गई थी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट दिया टू रिलायेशन। रिलायेशन में हमने बाय पार्टनर्स कैपिटल लिखा था लॉस को, एंट्री बनी राम्स कैपिटल अकाउंट दिया, रहीम्स कैपिटल अकाउंट दिया, करीम्स कैपिटल अकाउंट दिया टू रिलायेशन। तो डेबिट में वो एंट्री टू रिलायेशन, टू रिलायेशन अकाउंट ब्रैकेट में मैंने लॉस लिख दिया। अभी आपने देखा था रिलायेशन अकाउंट आपके पास बना हुआ है, 600 रुपए का लॉस आया था, उस लॉस को हमने बांटा था 2:1 में, तो 240 रुपए का लॉस तो राम को हुआ था, 240 रुपए का लॉस रहीम को हुआ था, और 120 रुपए का लॉस करीम को हुआ। रिलायेशन अकाउंट में कहीं पर भी कोई संपत्तियां साझेदारों ने नहीं ली थी या दायित्वों को चुकाने की जिम्मेदारी नहीं ली थी। ऐसी स्थिति में इस खाते को हम बंद करेंगे। फर्म का समापन हो रहा है, वैसे तो हम पूंजी खाते को बैलेंस से बंद करते हैं, लेकिन फर्म समाप्त हो रही है, इसका अंतिम भुगतान किए गए हैं। यदि साझेदारों का क्रेडिट का योग आपको अधिक दे रखा हो, डेबिट का योग कम है, तो साझेदारों को भुगतान किए जाएंगे। जैसे मैं उदाहरण के लिए आपके इसमें देख रहा हूं, राम का क्रेडिट का योग 10,000, कितने अमाउंट है 10,000। डेबिट में 240 रुपए की रकम है, तो टू कैश या बैंक अकाउंट फाइनल पेमेंट, तो 10,000 में से 240 रुपए जब आप घटाओगे तो 9,760 4,000 में से 240 घटाएंगे 3,760, 2,000 में से मैं 120 घटाऊंगा 1,880, पूंजी खाता बहुत आसानी से बना, बैलेंस लिखा बाय बैलेंस शीट करके, वसूली खाते में हानि प्रदर्शित की थी, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट दिया टू रिलेशन, तो टू रिलेशन 240, 240 और 120। फाइनल पेमेंट क्रेडिट के योग लिखें, साझेदारों को अंतिम भुगतान किया जाएगा, तो टू कैश या बैंक अकाउंट लिख करके फाइनल पेमेंट 10,000 में से 240 घटा करके 9,760 रुपए का फर्म राम को भुगतान करेगी, 3,760 रुपए का भुगतान रहीम को किया जाएगा, और 1,880 रुपए का भुगतान आपके करीम को किया जाएगा। तो ये जो पेमेंट हुए हैं 9,760, 3,760 और 1,880। वसूली खाता और पूंजी खाता बनाने के बाद आपको रोकड़ खाता, कैश या बैंक अकाउंट, कैश अकाउंट दे रखा है तो कैश अकाउंट बनाएंगे। तो आप देखेंगे कैश अकाउंट आपके बनाएंगे,
की स्थिति को प्रदर्शित करेगा। ऊपर हम हेडिंग डालेंगे कैश अकाउंट। कैश अकाउंट केवल 4 कॉलम आपको बनाने हैं, पर्टिकुलर, अमाउंट और पर्टिकुलर। पर्टिकुलर, अमाउंट ये डेबिट साइड के लिए है, ऐसे 2 कॉलम आपकी क्रेडिट साइड के लिए, पर्टिकुलर और अमाउंट, ये क्रेडिट साइड। जब भी आप रोकड़ खाता या बैंक खाता तैयार करेंगे, जैसे पूंजी खाता तैयार किया था तो पूंजी खातों के शेष लिखे थे आपने, ऐसे ही इस खाते में रोकड़ का शेष लिखेंगे। आप क्वेश्चन में देख रहे हैं, बैलेंस शीट में आप देखोगे संपत्ति साइड में सबसे पहले कैश ही दिया हुआ है। कैश 4000 दे रखा है और कैश 4000 संपत्ति साइड में दे रखा है। इसका मतलब संपत्तियों को हम जानते हैं डेबिट शेष है टू बैलेंस बीडी। कैश अकाउंट मैंने बनाया डेबिट में टू बैलेंस बीडी 4000। बीडी ब्रॉट डाउन, पिछला शेष हम आगे लाए हैं, तो ये कैश का प्रारंभिक शेष है, तो टू बैलेंस बीडी कैश लिखेंगे आप। इसके बाद आपका काम आसान है, आपके पास रियलाइजेशन अकाउंट अभी हमने बनाया और रियलाइजेशन अकाउंट में आप देखेंगे डेबिट साइड में कहीं पर भी जो भुगतान किए गए थे, आप देखें लेनदारों को भुगतान किया गया था। रियलाइजेशन अकाउंट में आप देखिए टू कैश लिखा हुआ है, टू कैश या बैंक। एंट्री हमारी होगी रियलाइजेशन अकाउंट दिया टू कैश, तो कैश अकाउंट में हम इसको बाय रियलाइजेशन, बाय रियलाइजेशन अकाउंट आप देख रहे हैं क्रेडिटर्स, लेनदार को जो भुगतान किया गया था, आप देखिए 3800 रुपए का भुगतान किया गया था, तो 3800 रुपए। रियलाइजेशन में टू कैश था, तो कैश अकाउंट में ये बाई रियलाइजेशन। आप देख रहे हैं सवाल में लिखा हुआ है कि वसूली खर्चे 120 रुपए के हुए थे। वसूली खर्चे 120 रुपए जो हुए, रियलाइजेशन अकाउंट दिया है टू कैश, तो रियलाइजेशन में टू कैश एक्सपेंसेस दिखाया था, तो इस एंट्री को जो हम दिखाएंगे कैश अकाउंट में बाई रियलाइजेशन। ब्रैकेट में एक्सपेंसेस 120 रुपए के खर्चे किए गए, तो 120 रुपए के जो खर्चे किए गए तो कैश अकाउंट में बाई रियलाइजेशन। 2 एंट्री आएंगी आपके रियलाइजेशन अकाउंट में, ध्यान दीजिए। रियलाइजेशन में हमने टू कैश क्रेडिटर्स को 3800 रुपए चुकाए थे, तो कैश अकाउंट में बाई रियलाइजेशन 3800 रुपए। कैश अकाउंट में बाई रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 120 रुपए। इसी तरह आप देखेंगे क्योंकि फर्म का समापन हुआ था, क्वेश्चन में संपत्तियां बेची गई थी और वो भी नकद बेची गई थी। कैश अकाउंट दिया है टू रियलाइजेशन, आपके खाते में देखिए आप रियलाइजेशन में बाई कैश लिखा हुआ है, तो कैश अकाउंट में टू रियलाइजेशन, टू रियलाइजेशन अकाउंट, और टू रियलाइजेशन अकाउंट करके आप देख रहे हैं जो टोटल संपत्तियां आपके बेची गई थी 4520 का आपके स्टॉक बेचा गया था, 13520 और 1800 रुपए के देनदार, तो नाम लिखने की आपको आवश्यकता नहीं है। तो असेट्स 15320, ये एंट्री कैश अकाउंट दिया टू रियलाइजेशन, तो रियलाइजेशन अकाउंट में बाई कैश करके आपने अलग अलग नाम दिखाए थे कौन सी संपत्ति कितने में बेची, लेकिन जब हम यहाँ कैश अकाउंट जब बना रहे हैं तो कैश अकाउंट में डेबिट में मैंने टू रियलाइजेशन अकाउंट 15320 रुपए देखा था।
अभी आप देखिए, इसके बाद में हमने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया था, और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आपने देखा था क्रेडिट का योग दिखाया था, साझेदारों को भुगतान किए गए थे फर्म की ओर से, टू कैश आया था, राम को 9,760 रुपए का पेमेंट किया गया था, करीब राम, रहीम और करीब 3 व्यक्ति थे। पार्टनर्स कैपिटल में टू कैश आ गए, तो कैश अकाउंट में इस एंट्री को बाई राम, राम्स कैपिटल अकाउंट, बाई रहीम, रहीम्स कैपिटल अकाउंट, और बाई करीम, करीम्स कैपिटल अकाउंट। 9,760, 3,760 और 1,880। ये टोटल लगेंगे 4,000 और 15,320, 19,320। ये भी टोटल करेंगे 0, 8 से 14, 6 20 और 2 22, 10 17 7 24 1 25 और 8 33, 3 6 9 15 3 18 और 19,320। तो रोकड़ खाते का दोनों तरफ का टोटल अपने आप ही है 19,320 रुपये आएगा। दोनों तरफ का टोटल कैश अकाउंट ओपनिंग बैलेंस लिया, संपत्तियों से वसूली दिखाई हमने। कैश अकाउंट में आप जानते हैं डेबिट में प्राप्तियां थी और क्रेडिट में भुगतान आते हैं। जैसे लेनदार को 3800 रुपये चुकाए गए थे आपको के द्वारा, फर्म के द्वारा, तो कैश अकाउंट में बाई रिलाइजेशन 3800 रुपये, कैश अकाउंट में बाई रिलाइजेशन एक्सपेंसेज 120 रुपये साझेदारों को अंतिम भुगतान किए गए थे। तो ये आपके पूरे क्वेश्चन की सबसे पहले वसूली खाता तैयार करना है आपको, बैलेंस शीट दे रखी है, संपत्तियों को ट्रांसफर करने के बाद, दायित्वों को ट्रांसफर करने के बाद लाभ हानि निकाला हमने वसूली खाते से, साझेदारों के पूंजी खाते बनेंगे और अंत में आपका कैश या बैंक अकाउंट आपके बनेगा। ये पूरा क्वेश्चन आपके कंप्लीट हुआ है। आप इसी चीज को प्रैक्टिस के लिए मैं क्वेश्चन और ले रहा हूं, आपको तैयार करना है। फर्म का समापन हुआ है, वसूली खाता ही आपको क्वेश्चन में आपको तैयार करना है, रियलाइजेशन अकाउंट ही आपको तैयार करना है। आप देखेंगे जो पेज नंबर 176 पर जो हम क्वेश्चन ले रहे हैं, इसमें आप देखिए छठा क्वेश्चन है, बैलेंस शीट दी हुई है आपको और बैलेंस शीट दे रखी है। इस क्वेश्चन में भी आपको कह रहा है कि 2 साझेदार दे रखे हैं आपको, राकेश और दीपक। वसूली खाता बनाना है, तो वसूली खाता जो बनाना है आपको रियलाइजेशन अकाउंट, रियलाइजेशन वही 4 कॉलम बनाने हैं आपको, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट वसूली का, पर्टिकुलर अमाउंट और पर्टिकुलर अमाउंट। ये क्रेडिट साइड के लिए है और ये डेबिट साइड। छोटा सा क्वेश्चन, बैलेंस शीट दी हुई है, संपत्तियां ट्रांसफर करनी है। जैसे पिछले क्वेश्चन में आपने किया, संपत्तियों को ट्रांसफर करना है और संपत्तियों को ट्रांसफर करने के लिए कोई रियलाइजेशन अकाउंट या टू सन्ड्री एसेट्स एंट्री बनती है, तो डेबिट में 2 संपत्तियों के नाम आएंगे। आप देख रहे हैं डेट स्टॉक दे रखा है, बुक डेट्स दे रखे हैं, फर्नीचर दे रखा है आपको तो 2 स्टॉक अकाउंट, 2 स्टॉक अकाउंट
टू बुक डेट्स या जिसको अपन डेटर्स के नाम से जानते हैं, तो टू बुक डेट्स। स्टॉक जो आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में 3600 का दे रखा है, 3600 शेयर। 2 संपत्ति ये दे रखी है। इसके बाद में फर्नीचर 200 रुपए का दे रखा है और आपके प्लांट एंड मशीनरी 900 रुपए का दे रखा है। तो टू फर्नीचर अमाउंट, टू फर्नीचर 200 और टू प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट। ये जो अमाउंट दे रखी है प्लांट एंड मशीनरी की आपको, ये 900 रुपए आपको दे रखी है। आपकी बात दिमाग में आ सकती है कि संपत्ति साइड में ये संपत्तियों के साथ में P&L अकाउंट भी दे रखा है संपत्ति साइड में, तो इसको रियलाइजेशन अकाउंट में टू P&L क्यों ट्रांसफर नहीं किया? P&L अकाउंट आप देखें हानि है, लाभ हानि खाते का शेष जब संपत्ति साइड में दे रखा है, इसका लाभ हानि है और वो हानि साझेदारों के पूंजी खातों में ट्रांसफर की जाएगी। उसकी एंट्री पार्टनर्स कैपिटल में आएगी, ना कि वसूली खाते में। तो हमने टू स्टॉक, टू बुक डेट्स, टू फर्नीचर और टू प्लांट एंड मशीनरी। इसी तरह आप बैलेंस शीट में आप देखेंगे लायबिलिटी साइड में क्रेडिटर्स दे रखे हैं। क्रेडिटर्स दायित्व है बाय क्रेडिटर्स, बाय क्रेडिटर्स अकाउंट 1900 रुपए बाय क्रेडिटर्स। जनरल रिजर्व दे रखा है, लाभ होते हैं साझेदारों के पूंजी खाते में जमा किया जाएगा। पार्टनर्स कैपिटल के शेष दे रखे हैं आपको, कैपिटल के शेष भी आपको कैपिटल अकाउंट में ही दिखाने हैं, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। आप देखेंगे इसके बाद में नीचे आपको कह रहा है कि पुस्तक ऋण बुक डेट्स, जिनको हम देनदारों के नाम से भी जानते हैं, लिखा हुआ है कि 7.5% की हानि पर बेची गई संपत्तियां बेची गई हैं। और संपत्तियां जब बेची गई हैं तो आप देखें कैश अकाउंट DR टू रियलाइजेशन, तो रियलाइजेशन अकाउंट में हम बाई कैश अकाउंट लिखेंगे, बाई कैश अकाउंट। संपत्तियां जो बेची गई हैं, आप देखें बाई कैश अकाउंट कौन कौन सी संपत्तियां आपकी बेची गई हैं? स्टॉक, बुक डेट्स, फर्नीचर, और प्लांट एंड मशीनरी। 4 संपत्तियां थी और ये जो 4 संपत्तियां हैं इनको बेचा गया है। हम ये देखेंगे कि ये संपत्तियां बेची कितने में गई। आप देखिए स्टॉक का साफ लिखा हुआ है क्वेश्चन में कि स्टॉक 3000 रुपए में बेचा गया है। प्लांट और मशीनरी 700 रुपए में बेची गई है, तो स्टॉक तो 3000 में बेचा गया, तो बाई कैश अकाउंट में स्टॉक में मैं 3000 लिखा। प्लांट एंड मशीनरी 700 रुपए में बेची गई है, तो 700 रुपए। इसी तरह आप देखेंगे कि फर्नीचर 250 रुपए में बेचा गया है, तो फर्नीचर के सामने मैंने 250 रुपए लिखे। पुस्तक ऋण के लिए आपको क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि 7.5% की हानि पर, ध्यान दीजिए, बुक डेट्स थे कितने के? 6000 रुपए। 6000 रुपए का क्वेश्चन में आप ध्यान दें क्या लिखा हुआ है कि पुस्तक ऋण बुक डेट्स 6000 रुपए के थे, जो 7.5% पॉइंट को मैं अगर हटा दूं तो नीचे एक जीरो बढ़ा दिया, पॉइंट के बाद एक संख्या है, एक जीरो बढ़ा दिया। का 7.5% अर्थात 450 रुपए की हानि पर आपके पुस्तक ऋण बेचे गए। 6000 रुपए के पुस्तक मूल्य था पुस्तक ऋण का, 7.5%, 6000 का 7.5% निकालेंगे पहले आप, तो
6000 का 7.5% आया 450। तो 6000 की पुस्तक ऋण 450 रुपए के नुकसान पर इसका लाभ 5550 रुपए में बुक डेट्स को बेचा गया है। तो कैश अकाउंट डीआर टू रिलेशन, तो रिलेशन में हम बाई कैश लिख करके बुक डेट्स 5550, स्टॉक 3000 बेचा गया, साफ लिखा हुआ है 3000। मशीनरी 700 में बेची गई, 700 रुपए लिख दिया मैंने। फर्नीचर 250 रुपए में बेचा गया, नकद बेचे गए हैं सारी संपत्तियां। लेकिन एक थोड़ी सी समस्या हमको दी थी कि पुस्तक ऋण 6000 रुपए का 7.5% के नुकसान पर 7.5% 6000 का 450 निकलता है। तो इसका मतलब 6000 की संपत्ति हमने 5550 रुपए में ही बेची है। इनका हम टोटल करेंगे, 4 और 1 5, 4 और 5 9, 9500। तो ये जो संपत्तियां आपकी बेची गई हैं कैश अकाउंट में, नकद में जो संपत्तियां बेची गई हैं 9500। इसी तरह दायित्वों की बात करेंगे हम। लेनदार दे रखे थे, लेनदार दायित्व हैं, ट्रांसफर तो कर दिए आपने, लेकिन इनको भुगतान करने की बात आपके जो की गई है, कहीं पर क्वेश्चन में आपको दे नहीं रखा कि लेनदार कितने रुपए का भुगतान किया गया। अगर नहीं दे रखा है, अगर लिखा होता कि लेनदार को 1500 रुपए चुकाए या 1800 रुपए चुकाए, हम उतने रुपए से एंट्री करते, लेकिन नहीं दे रखा तो रिलेशन अकाउंट दिया टू कैश अकाउंट, तो डेबिट में टू कैश अकाउंट क्रेडिटर्स। इसका मतलब ये नहीं कि लेनदारों का भुगतान करने की बात नहीं लिखी, तो हम क्योंकि फर्म का समापन हो रहा है, यहाँ पर फर्म का समापन हो रहा है, इसका मतलब जैसे संपत्तियां बिकी थी, जिसका मतलब दायित्वों का भुगतान करना ही होगा आपको, और दायित्वों का भुगतान करना होगा। क्रेडिटर्स थे कितने के? 1900 रुपए के, कुछ नहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब लेनदारों को 1900 रुपए ही फर्म के द्वारा भुगतान किया जाएगा। तो रिलेशन अकाउंट में डेबिट में टू कैश अकाउंट और ब्रैकेट में हम क्रेडिटर्स दिखाएंगे 1900 रुपए, ये चीज आपके दिखाई जाएगी। तो टोटल आपके इस तरह रिलेशन अकाउंट का डेबिट का और क्रेडिट का टोटल किया जाएगा, और डेबिट और क्रेडिट का जो टोटल आएगा उसका डिफरेंस आपको लाभ अथवा हानि को प्रदर्शित करेगा। डेबिट का योग अधिक है तो हानि की स्थिति है, और क्रेडिट का योग अधिक ज्यादा आता है तो आपके लाभ की स्थिति आपके आएगी। तो ये क्वेश्चन आपको कंप्लीट करना है, तैयार करना है। रिलेशन अकाउंट में ये जो लाभ दे रखा है इसका लाभ हानि आपको तैयार करेंगे, पूंजी खाता बनाएंगे आप और रोकड़ खाता तैयार करेंगे। थैंक यू वेरी मच।